आप में से शायद अब बहुत सारे लोग इंडियन फिल्मों से, बॉलीवुड से और बॉलीवुड स्टार से कुछ फासले पे हैं, क्योंकि एक अरसे से हमारे यहाँ वो फिल्में रिलीज नहीं होती। एक म्यूजिक वीडियो की बुनियाद पे आपको जिंदगी भर के लिए एक ऐसा नाम दे दिया गया जो आपकी शोहरत का बायस है। मगर मैं आपको द ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हजूर वाला बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टेकन इट अपॉन अस टू एक्चुअली ब्लेम हर फॉर हर ओन अनटाइमली डेथ। हंसती थी तो हंसा नहीं जाता था, रोती थी तो रोया नहीं जाता था। लगता था हर वक्त एक प्लास्टर्ड फेस है किसी डॉल का। खूबसूरत रहने की कोशिश कीजिए, जवान रहने की कोशिश कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मगर जब दवाइयां लें एंटी एजिंग या कोई भी और दवाई लें, अपने डॉक्टर के मशवरे से, उसके एनालिसिस के बाद, उसकी सुपरविजन में। ख़वातीन हज़रात, आज की इस एपिसोड में जो कि मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, एक और मौत का जिक्र करना है जो अभी 27 जून को यानी कि पिछले ही हफ्ते बंबई के एक इलाके में वाक़या हुई। आप में से शायद अब बहुत सारे लोग इंडियन फिल्मों से, बॉलीवुड से और बॉलीवुड स्टार से कुछ फासले पे हैं, क्योंकि एक अरसे से हमारे यहाँ वो फिल्में रिलीज नहीं होती हमारे सिनेमाओं में। और जो हमारे दरमियान, इंडिया और हमारे दरमियान जो इस वक्त झड़पें रही हैं, जो कशीदा सूरत हाल है, खैर मुझे तो वो बेइंतहा बुरी लगती है कि दो हमसायों के दरमियान ये चीज़ें कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। खुदा ताला उनको भी ये फ़हम फरासत दे कि हमसाये के साथ मुतक्का लगा के रखना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जग हसाई होगी जो कि उनकी हो रही है। बहरकौर, मैं आपको आज बॉलीवुड के अंदर वाक़या होने वाली एक मौत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसमें से कुछ सबक हैं सीखने के। आप में से बहुत लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे देखा और सुना हो कि एक खातून है जिनका नाम था शिफाली जरीवाला। शिफाली जरीवाला को कहा जाता है कांटा लगा गर्ल। अब इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। शिफाली जरीवाला एक 42 साल की इंतहाई फिट, इंतहाई खूबसूरत इंडियन एक्ट्रेस थी। इसके अलावा वो मुख्तलिफ टेलीविजन शोज में आती थी, एक डांसर थी और एक एंटरटेनर थी। आप लोगों को शायद उनका नाम इस तरह याद आए कि जब 2002 में टी सीरीज ने डीजे डॉल के नाम से एक पूरी एल्बम निकाली कि जिसके अंदर पुराने गानों को रीमिक्स करके दोबारा पेश किया गया था। उन गानों में से एक गाना कांटा लगा के म्यूजिक वीडियो के अंदर जिस खातून को बतौर अदाकारा लिया गया, वो शिफाली जरीवाला थी। और ये 2002 की बात है। तब शिफाली एक अदाकारा नहीं थी, ना ही वो मॉडल थी। वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही थी बंबई में, और उन्होंने बदिक्कत तमाम अपनी वालिदा को मना के फिर अपने वालिद से इजाज़त ली कि मैं इस म्यूजिक वीडियो में आ जाऊं, और इस म्यूजिक वीडियो के बाद मैं दोबारा तालीम जारी रखूंगी, और अगर मैं मुनासिब समझूंगी तालीम की तकमील के बाद तो फिर मैदान फन और मैदान फिल्म में कदम रखूंगी। लिहाजा ऐसा ही हुआ, और यूं ही उनकी ये वीडियो रिलीज हुई, एक धूम मच गई। एक तो लोगों को इस गाने को दोबारा सुन के, इसके रीमिक्स वर्जन को दोबारा सुन के एक ऐसी ताजगी का एहसास हुआ, ऐसी एनर्जी का एहसास हुआ कि जिसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। और शिफाली को भी उस दिन से ये लेबल दे दिया गया कि ये कांटा लगा गर्ल है, यानी कि सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो की बुनियाद पे आपको जिंदगी भर के लिए एक ऐसा नाम दे दिया गया जो आपकी शोहरत का बायस है। खुद शिफाली ने मरने से पहले अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं अपने मरने के वक्त तक कांटा लगा गर्ल के तौर पे जानी जाना चाहूंगी, और वाकई ये हुआ। आज जितनी भी खबरें हैं उनकी मौत की, बेवक्त मौत की, एकदम से सडन मौत की, एकदम से एक्सीडेंटल मौत की, उसमें यही कहा जाता है कांटा लगा गर्ल डाइज। लेकिन मैं शिफाली आपकी मगफरत के लिए भी दुआगो हूं, और अफसोस भी करता हूं कि इतनी अच्छी जिंदगी इतनी छोटी हो गई। मगर मैं आपको द ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि शिफाली, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं when I belong to a different generation, an older generation, and I remember the original कांटा लगा गर्ल। आप सब जो मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं और मुझसे छोटे हैं, आप कहेंगे ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल कौन है? मुझसे पूछिए, या मेरी तरह के लोगों से पूछिए कि जिन्होंने 70s में इंडियन फिल्में देखी हुई हैं। मैं आपको याद कर रहा हूं
कि ये जो गाना है कांटा लगा, ये ओरिजिनली 1972 की एक बॉलीवुड की मूवी समाधि के लिए रिकॉर्ड किया गया था। और ये इतना मुश्किल और उम्दा गाना था कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, जिनका नाम R.D. बर्मन था, यानी कि राहुल देव बर्मन, उन्होंने हिंदुस्तान की नाइटिंगेल और इस दुनिया की एक बेहतरीन आवाज को चुना, जो जाहिर है कि मेरी और आपकी लताबाई मंगेशकर है, कि वो आके इस गाने को गाएं। हालांकि इसी फिल्म में उन्होंने आशा भोसले से तकरीबन 2 गाने सोलो गवाए थे और शायद एक आध कोई इसमें उनका डुएट भी था। बहरतौर ये 1972 का वाकया है। 1972 में इस गाने का जो अंदाज था वो लता जी का अंदाज नहीं था, मगर इस गाने की मौसीकी, इस मौसीकी में जो जगहें थी और जो उम्दा वोकल मास्टरी और आर्टिस्ट्री चाहिए थी, वो सिर्फ लता जी के गले में और उनकी जात में महफूज थी। और वैसे भी वो लिहाज करती थी बहुत ज्यादा एक साहब का, जिनका नाम था सचिन देव बर्मन, SD बर्मन या बर्मन दा, जो राहुल देव यानी कि R.D. बर्मन के वालिद थे। और लता जी ने SD बर्मन साहब के लिए, इतने बड़े मौसीकार के लिए, इतने अजीम फनकार के लिए क्या क्या गीत गाए हैं, मैं उनका यहाँ पे शुमार नहीं कर सकता, गिनवाना मुश्किल है। इवन द टॉप 10 वो इतने उम्दा गाने हैं। और 3000 एक और बात आपको मैंने कहनी है। आप कहेंगे कि भाई नहीं, जहां तक R.D. बर्मन का ताल्लुक है वो तो जाहिर है कि जीजा जी थे और बहनोई थे लता जी के, क्योंकि उनकी शादी आशा भोसले से हुई है और इस लिहाज से भी शायद उन्होंने उनकी धुन गाना और मुश्किल धुन गाना कबूल कर लिया हो। अरे थोड़ा सा सोचिए कि इट वॉज नॉट अंटिल 1980 that Asha ji married R.D. Burman, and this movie and its songs were recorded around the middle of 1971. तो ये बहुत पहले की बात है, उस वक्त ऐसा कोई किस्सा नहीं था। ख़वातीन हुज़्ज़ात, मैं ओरिजिनल और असली और सुचल कांटा लगा गर्ल का जिक्र कर रहा हूँ। फिल्म समाधि की 2 हीरोइंस थी और 1 हीरो था, क्योंकि उसका डबल रोल था। जो 1 हीरो थे वो धर्मेंद्र साहब थे और जो 2 हीरोइंस थी वो थी आशा पारेख और जिया बहादुरी। और जिस हीरोइन के ऊपर ये कांटा लगा गाना पिक्चराइज हुआ था समाधि में, वो आशा पारेख थी। सो आशा पारेख इज माय ओरिजिनल एंड द रियल कांटा लगा गर्ल। और उन्होंने भी बहुत कमाल इसको पिक्चराइज किया था, उस पर बहुत उम्दा डांस किया था। इस फिल्म और इस गाने के जो लिरिक्स हैं, और इस फिल्म के तमाम गानों के लिरिक्स जो हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब के लिखे हुए हैं। और कुछ लोग जू मानवियत पे भी गौर करते हैं, मगर शायद उस जमाने के अंदर नसीबो लाल नहीं थी, इसलिए हर इल्जाम आप सिंगर को नहीं देते थे कि अगर कांटा लगा है तो कहाँ लगा है और कांटा किसे कहा जा रहा है, बेरी के पीछे और बंगले के नीचे और ये सब कुछ क्या हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, हम लोग मौसीकी को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि नोट कितना सच्चा है, हम ये देखते हैं कि सुर को गुलकार ने और मौसीकार ने कैसे देखा है, कैसे बरता है, कैसे अदा किया है। अगर नजर इन चीजों पे रहे तो शायद बहुत सी खराफात पे नजर नहीं पड़ती। और दुनिया में अगर जीना है तो आपको भी अपनी नजर ऐसे रखनी है कि मुग़ल्लज़ात और खराफात पे ना पड़े, खूबियों पे पड़े, कमाल पे पड़े, महारत पे पड़े, सलीके पे पड़े, रियाजत पे पड़े, तो जिंदगी सहल हो जाएगी और आपका दिमाग भी बड़ा ठंडा रहा करेगा। ख़वातीन हज़रात, मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे उस गाने का कि जो मरहूमा या आनजहानी शिफाली जरीवाला के साथ अब हमेशा के लिए मंसूब हो गया, कांटा लगा। कांटा लगा के वीडियो के अंदर इनकी कुछ बहुत सेंसुअस किस्म की और प्रोवोकेटिव किस्म की गायरेशंस हैं, यानी कि कमर और बदन का इस्तेमाल है, जिसने इनको बेइंतहा मकबूल किया। और वो वक्त भी ऐसा था, शी वॉज परहैप्स ओनली अ टीनेजर। सो वो जो उन्फान शबाब का जो एक वफूर और बदन के ऊपर एक पूरा कैफ होता है, वो उसमें साफ नजर आता है। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में भी काम किया और आप जानते हैं कि एक फिल्म के अंदर ये गाना एक दो गाने के तौर पे भी पेश हुआ, जहां पे अक्षय कुमार भी ये गाना किसी हद तक गाते हुए दिखाई देते हैं। एक बात कहनी याद नहीं रही मुझे, वो ये थी कि R.D. बर्मन को आप में से बहुत से लोग पंचम दा के तौर पे जानते हैं। R.D. बर्मन का बुनियादी तौर पे जो निकनेम था वो सरगम के 5वें सुर
पा के ऊपर रखा गया, पंचम। और जब उनकी शादी हुई है आशा भोसले के साथ, इट वॉज अ वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी प्रोडक्टिव मैरिज। शादी तब प्रोडक्टिव नहीं होती जब बच्चे 10-12 हो, शादी तब प्रोडक्टिव होती है जब दोनों स्पाउसेस के अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपने शाहकार इस संजोग की वजह से बना के पेश करें। आशा जी के जो पहले शौहर थे उनका नाम था गणपत राव भोसले। गणपत राव भोसले की शादी आशा जी के साथ 1949 यानी कि बंटवारे के सिर्फ 2 साल बाद हुई। और सारी जिंदगी लता जी ने आशा को कभी माफ नहीं किया एक गलत आदमी के साथ शादी करने पे। बाहर तौर सेपरेशन हो गई और फिर तलाक भी हो गई और गणपत राव अब इस दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं, मगर आशा जी एक कामयाब तरीन एंटरटेनर, एक उम्दा तरीन सिंगर और एक बहुत ही फकीदुल मिसाल किस्म की एंटरप्रेन्योर और टेलीविजन पर्सनैलिटी के तौर पे आज भी 92 साल की उम्र पे रूल कर रही हैं। कम से कम हमारे दिलों पे रूल कर रही हैं। जब आप फनकार को देखते हैं तो उसका पासपोर्ट या नेशनलिटी नहीं देखते, उसे खुदा की तख्लीक का एक मोजा समझते हैं। खुदा का वास्ता है, नफरतों को कम कीजिए। नफरत ने कभी किसी शख्स, घराने या मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर नहीं किया, तबाही किया है। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है शेफाली की। शेफाली की मौत के बाद जो बेवक्त मौत है, इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके सामने आई हैं और हर शख्स ने अपने मतलब की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कॉज ऑफ अनटाइमली डेथ ऑफ शेफाली जरीवाला मान लिया है। इसमें से बरसगीर और दुनिया भर में बॉलीवुड को देखने और मानने और जानने वालों ने जिस चीज के ऊपर तकिया कर लिया है वो ये है कि शी वॉज टेकिंग ह्यूज डोजेस ऑफ एंटी एजिंग ड्रग्स। और चूंकि ये औरत अपनी जवानी और हुस्न और रंगत और जिल्द की मुलायमत को कायम रखना चाहती थी, तो इसका जुर्म यह है कि उसके लिए इसने ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया है जो उसकी मौत की वजह बन गई है। और जिन 2 दवाइयों का जिक्र बहुत किया जा रहा है, आइए मैं आपको मुतारिफ करवाऊं उनसे। वो है ग्लूटाथायोन एंड एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। और कहा जाता है कि ये बड़ी हैवी डोजेस लेती थी और तकरीबन पिछले 8 साल से अनसुपरवाइज्ड, अनप्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर ये खुद ये लेती थी। ख़वातीन हज़रात, मुझे डॉक्टर बने अब तकरीबन 40 साल हो गए हैं और जहाँ तक ग्लूटाथायोन का ताल्लुक है, मेरी इस पर गहरी निगाह रहती है, क्योंकि बहुत सारे मरीज मुझसे इस दवाई के बारे में पूछते हैं। जहाँ तक एस्कॉर्बिक एसिड का ताल्लुक है, वो विटामिन सी है और मैं उसका एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। कोई भी चीज जो कि विटामिन होती है या जो भी ऐसी चीज होती है कि जो आपकी जिल्द के लिए एंटीऑक्सीडेंट हो, जो कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को मॉप अप करे, वो जिल्द के लिए भी अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और ग्लूटाथायोन तो एक ऐसी चीज है जिसे आपके मुल्क में इतने लोग इस्तेमाल करते हैं और आपके ड्रामों के हीरो जितना इस्तेमाल करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। आपके वो हीरो जो कुछ साल पहले तक मुझ जैसे सांवले और काले स्याह थे, उन्होंने टीके लगा लगा के जो अपनी जिल्द की रंगत गोरी की है, तो अपने साथ खड़ी हीरोइन को भी मात दे दी है। और ग्लूटाथायोन की वजह से फिर सबसे बड़े गेम शो में और सबसे बड़े ड्रामे में और वगैरह वगैरह और सबसे बड़ी फिल्म में आपने उनको जलवागर देखा है। हजूर वाला, बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टेकन इट अपॉन अस टू एक्चुअली ब्लेम हर फॉर हर ओन अनटाइमली डेथ। हमें पता नहीं किसने ये हक दे दिया है और ये हमारी अपनी जलन ने और हमारे अपने रश्क ने ये हक दे दिया कि हम शेफाली जरीवाला को इसलिए अपनी मौत का खुद जिम्मेदार करार दें कि वो अपने हुस्न को बरकरार रखना चाहती थी, वो बहुत देर तक जवान रहना चाहती थी, वो बहुत फिट थी, वो बहुत सारी विटामिन लेती थी, वो ग्लूटाथायोन लेती थी, ऐसे इंजेक्शन भी लेती थी जो कि उनकी जिल्द को और उनके जिस्म को मुतनासिब भी रखें और इंतहाई मसहूर कुन भी रखें। हमने सोचा ही नहीं कि क्या कुछ और हो सकता है। हाउ मच डू वी हेट पीपल हु आर ब्यूटिफुल और फिट और अट्रैक्टिव एंड वी वांट टू रिमेन दैट वे, जबकि हम अपने आप को भूल के गंवा देते हैं। देयर कैन बी सो मेनी कॉजेज ऑफ शेफालीज डेथ। अभी उनका एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म का ऑटोप्सी हुआ है, यानी कि पोस्टमार्टम हुआ है कूपर हॉस्पिटल में इन बॉम्बे। 5 डॉक्टरों ने बैठ के उनकी ऑटोप्सी की है और एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जा रही है। जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए कि उसके अंदर
बॉडी फ्लूइड्स की भी एग्जामिनेशन है जो फोरेंसिक लैब में होगी, और बॉडी विसरा और मुख्तलिफ ऑर्गन्स का भी एग्जामिनेशन है और एनालिसिस है, जिसको थोड़ी देर लगती है, मगर वजूहात कई हैं। एक तो पहली बात यह है कि 15 साल की उम्र से शेफाली वॉज बेसिकली एन एपिलेप्टिक, यानी कि उनको फालिज की बीमारी थी और उन्होंने उसका बहुत फाइट किया। उसके अलावा कुछ और अवामिल भी हैं। मौत से एक दिन पहले उनके यहाँ पूजा थी, और उस पूजा के सिलसिले में उनने व्रत रखा हुआ था, यानी कि रोजा रखा हुआ था या फास्टिंग कर रही थी। उस दौरान उन्होंने अपने आप को सपोजिटली एक एंटी एजिंग टीका भी लगाया। जब व्रत खोला है तो उन्होंने अपने फ्रिज में जाके फ्राइड राइस जो कि बासी थे, स्टेल थे, कुछ दिन पहले के पके हुए थे, वो खाए हैं। ख्वातीन हज़रात, मौत का वक्त मुकर्रर है, उसकी वजह भी मुकर्रर है। मुझे और आपको हक नहीं हासिल कि हम बगैर किसी नॉलेज के अपने मतलब की वजह तलाश कर लें, मगर मुझे और आपको ये हक हासिल है हम किसी भी बेवक्त मौत से अपने लिए सबक सीखें कि जिंदगी जैसे तोहफे को तूल लें तावक्ते के हमारा वक्त आखिरत आ जाए। जो चीज़ इसमें से उभरती है वो ये है कि हसीन रहने के लिए हमारे यहाँ हम सब ब्यूटी एपिडेमिक का शिकार है। ब्यूटी एपिडेमिक, ये कोरोना नहीं, ये कोरोना जैसी ही एक चीज़ है, उतनी मुहलक है। ब्यूटी एपिडेमिक। आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी बताऊं। हुजूर वाला, जब मैं छोटा था, जब मैं टीनेजर था, जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो शायद 6 महीने में एक दफ़ा हम एक 24 एक्सपोजर की कोडैक की या एक्फा की एक रील लेते थे और बड़े एहतमाम से मरी गए तो वहां तस्वीरें खिंचवाते थे। 24 में से 4 तस्वीरें हमेशा ज़ाया हो जाती थी क्योंकि सही नहीं होती थी, आउट ऑफ फोकस नहीं होती थी या उसको कुछ हो जाता था, और 1-2 तस्वीर ऐसी होती थी जो हासिल गजल होती थी और वो हम किसी एल्बम में लगा देते थे। आप सब लोग जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं, वो देखिए जाके जिंदगी भर का जो एक पूरा तस्वीरी खबरनामा है वो 1 या 2 एल्बम्स के अंदर मौजूद है। कुछ लोगों का शायद जरा ज्यादा हो, लेकिन क्या कहा जा सकता है। आज मुझ जैसा शख्स एक दिन के अंदर तकरीबन 50 से 60 तस्वीरें खिंचवाता है या उसकी तस्वीरें खींची जाती हैं। खिंचवाने का मतलब यह है कि हम हर वक्त खुद को देखना चाहते हैं। आज की नस्ल हम वक्त सेल्फी ऑब्सेस्ड है। इस कदर सेल्फ ऑब्सेशन है with our face, the way we look, the way we pout, the way we actually use our lips, the way we look into something, the way we gesture, कि हर वक्त हमारे हाथ में कैमरा है और हमारी ही सूरत हमें ही दिखाई जा रही है, हमारे ही हाथों के जरिए, हमारी ही आंखों के जरिए। आज कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर सेल्फी मोड नहीं है? आज इतने बड़े बड़े कैमरे, पता क्या कहा जाते हैं कि वो सेल्फी स्पेशलिस्ट हैं, कि उनके जो सेल्फी कैमराज हैं उनकी मिसाल नहीं। आपकी तस्वीर मैंने खींची हो तो वो इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, अगर सेल्फी के साथ मैंने फ्रंट कैमरा से अपनी तस्वीर खींचनी है तो उसके अंदर क्या क्या फिल्टर, क्या क्या रनाइयां, क्या क्या रंदा फेर के मेरे जैसे मुंह को भी यूं चमकता हुआ मरमर जैसा मुंह पेश करके दिया जा सकता है। ख्वातीन हज़रात, इस ब्यूटी एपिडेमिक का शिकार ये दुनिया है, और अगर आप एक्टर हो, वो भी बॉलीवुड में हो, तो जरा सोचिए कि ब्यूटी एपिडेमिक आपसे क्या क्या चीजें करवाएगी। क्या ये नहीं करवाएगी कि आप ज्यादा देर तक हसीन नजर आए? क्योंकि आखिर लोग अदाकारों की, मॉडल्स की शक्लें ही तो देखते हैं। दूर कहाँ जाइए, आप अपने कराची जाइए और यकीन कीजिए कि हमारी बहुत सारी अदाकाराएं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका हक है सीक्रेसी के भी और अपने प्रोसीजर कराने पे भी। इस कदर ज्यादा वो सर्जिकली अपने आप को यंग रखने के लिए चेहरे पे मुख्तलिफ चीजें करवाती हैं। मुझे अभी याद आता है एक बड़ा भयानक एक चीज होती है, उसको कहते हैं ब्रो लिफ्ट, यानी कि आपके यहाँ से यूं करके खींच दिया गया ताकि सारी आंखें जो कि ढलक गई हैं वो भी यूं खड़ी हो जाए। और कई दफा तो कुछ लोगों ने इतनी कराई कि ऐसा लगता था कि उन्होंने तनाबें खिंचवाई हुई हैं अपने आई ब्रोज की और भवों की, और वो किसी सूरत नीचे आने का नाम नहीं लेती। उसकी वजह से आंखें भी इस कदर दहशतनाकी से खुली होती थी कि जब वो बैठ के ये फैसला करती थी कि भाई ये सही गा रहा है या वो सही गा रहा है, तो लगता है कि डरा रही हैं हाय नए गाने वालों को। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला फिर ढीला पड़ जाता है। हमारे यहाँ फेस लिफ्ट करवाना, थ्रेड लिफ्ट करवाना, मिनी फेस लिफ्ट करवाना, ब्रो लिफ्ट करवाना एक कॉमन चीज बन गई है, और मेरे ख्याल में हर एक को ये हक हासिल है। मगर ये भी हद से जब गुजर जाता है तो इंसान एक भयानक चीज बन जाता है। हमारे यहाँ उससे भी कॉमन जो चीज है वो है माइक्रो नीडलिंग, इतनी ज्यादा करवाई जाती है। हमारे यहाँ डर्मल फिलर्स है जो कि जिल्द के नीचे मुख्तलिफ कैविटीज को फिल करके उनको प्लम्प कर देते हैं।
होठों को प्लम कर देते हैं, गालों को प्लम कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल है, बोटुलिनम टॉक्सिन। आप कहेंगे ये क्या चीज है? आई आपका मेरा प्यारा बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो दरअसल एक निक नेम है बोटुलिनम टॉक्सिन का, और ये वो जहर है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम पैदा करता है और जो मौत पैदा कर देता है, क्योंकि ये हमारे नर्व फाइबर्स को पैरालाइज कर देता है। मगर हम ये अपने मसल्स में लगवाते हैं ताकि मसल्स पैरालाइज होकर सपाट हो जाए, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओवरलाइंग स्किन पे जो रिंकल्स पड़ती हैं, जो लाइंस पड़ती हैं, वो सब गायब हो जाए। वो सब तो गायब हो जाती हैं, मगर फिर आपसे खुशी का, ताज्जुब का, गुस्से का तासुर भी नहीं दिया जाता। आपका फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही पहचाने, उन्हीं की तरह। हंसती थी तो हंसा नहीं जाता था, रोती थी तो रोया नहीं जाता था, लगता था हर वक्त एक प्लास्टर्ड फेस है किसी डॉल का। ऐसा होता है, अभी क्या करें। मगर उस प्लास्टर्ड फेस के ऊपर कम से कम लाइनें तो नहीं थी, जैसे कि मेरी फ्राउन लाइंस है। मगर कोई ऐसी बात नहीं, मैंने भी जाके एक छोटा सा टीका लगवा लेना है बोटॉक्स का, और आप 2 प्रोग्रामों के बाद देखिए अगर आपको मेरी फ्राउन लाइन नजर आई। मगर क्या किया जाए, जवानी की एक मुद्दत मेयाद है और बुढ़ापा आके रहना है। 6 महीने के बाद मेरा प्रोग्राम देखिए, अगर अल्लाह ने मौका दिया और इजाजत दी तो फिर से ये फ्राउन लाइन वापस आ जाएगी। ख़वातीन हज़रात, एंटी एजिंग, वाइटामिन्स और मुख्तलिफ और चीज़ें जो हुस्न को बरकरार रखती हैं, डॉक्टर्स की हिदायत, उनकी प्रिस्क्रिप्शन और उनकी सुपरविजन में लेनी चाहिए। हर चीज़ एतदाल में। कोई भी चीज़ अगर ओवरडोज करेगी तो वो आपकी सेहत और जिंदगी के लिए खतरनाक हो जाएगी। शिफाली पे बहुत कहा गया कि उसके फ्रिज के अंदर एंटी एजिंग दवाइयाँ पड़ी थी, उसके बेड साइड के ड्रॉर में एंटी एजिंग दवाइयाँ पड़ी थी, उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर एंटी एजिंग दवाइयाँ पड़ी थी, और इसके अलावा उनके यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स थी एंटासिड्स की, यानी कि मैदे की तेजाबियत और डिस्पेप्सिया को दूर करने की दवाइयाँ। तो हो सकता है जो खातून बहुत ज्यादा फास्टिंग करती हो, उसको तेजाबियत भी हो, वो खाती कम थी तो एसिड डाइल्यूट नहीं होता था फूड से, ये सब चीजें हैं। मगर एक बात आपको बताऊं, जो सडन कार्डियक डेथ है, SCD, वो किसी को भी किसी वक्त भी बगैर किसी वजह के भी हो सकती है। एपिलेप्टिक में भी होती है, स्ट्रेस की वजह से भी होती है, हाइपोटेंशन की वजह से भी होती है। और ये मत भूलें कि जो खाना उन्होंने खाया है, मे बी दैट स्टेल फ्राइड राइस produced various poisons in it। हमसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं, वो जानलेवा भी हो सकता है। आपको और मुझे तो कई दफ़ा सिर्फ डायरिया और वॉमिटिंग होती है ना, ये बढ़ते बढ़ते जान भी ले जाता है, क्योंकि खाने के अंदर जहर खाते वक्त हमें जहर महसूस नहीं होता, क्योंकि खाने का जायका गालिब आया होता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वर्स्ट किस्म की फूड पॉइजनिंग पैदा करते हैं, और उसमें जिस तरह मैंने आपको कहा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम उसी का एक भाई है जो कि बहुत बुरी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ख़वातीन हज़रात, एक बात आपको और मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि उनके जो लास्ट राइट्स हैं, और उनकी तख्तोच्छता को भी आग लगा दी गई है। उनके शौहर थे जिनका नाम था पराग त्यागी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया। ये इनके सेकंड शौहर थे, इनसे पहले इनके एक और शौहर थे जिनके साथ शिफाली बेइंतहा नाखुश थी, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं डोमेस्टिक एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार थी जब मैं उनसे शादी की हुई थी। बाहर तौर पराग के साथ तो बेइंतहा खुश थी। कहने का सिर्फ एक बात है, आप बहुत खुश हो सकते हैं, आप बहुत फिट हो सकते हैं, आप बहुत हसीन हो सकते हैं। मौत एक ऐसा वादा है जो अल्लाह ताला ने हर ज़रूर के साथ किया है, और जल्द या बदेर वो वादा पूरा हो जाएगा। मगर अपनी मौत को आवाज़ ना दीजिए, उसको करीब ना लाइए, मगर अगर वो आ गई है तो उसको बढ़ के थाम लीजिए। उसने आपका साथ नहीं छोड़ना, आप 10 दफ़ा दामन छोड़ाएं तो ऐसी चीज़ से फिर क्या निजात, और क्यों इससे नफरत। मैं खुद आपको ज़ाती तौर पर अपना बताऊं, मैं कई दफ़ा सोचता हूं कि मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूं जब मेरे परवरदिगार ने ऐसा सोच रखा है कि मुझे इस दुनिया से ले जाना है। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है। मुझे आगे जाके देखना है कि वो सारे ख्वाब जो मुझे दिखाए गए, वो सारी तमसीलें जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, और वो सारी हस्तियाँ कि जिनसे मिलने का मौका सिर्फ मौत के बाद मिलेगा, वो सब होगा कि नहीं। एक उनके दीदार के लिए ही मुझे हर वक्त मरना कबूल है, जब परवरदिगार चाहे।
آپ جانتے ہیں کہ میں کن کے دیدار کی بات کر رہا ہوں۔ خواتین حضرات، شفالی کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب سے کچھ برس پہلے ایک صاحب ہیں پارس چھابڑا، اور انہوں نے ایک پروگرام میں شفالی کی جنم کنڈلی دیکھی، یعنی کہ ہاروسکوپ دیکھا، یعنی کہ ذائچہ دیکھا، تو کہنے لگے کہ تمہارے 8ویں گھر کے اندر چندر بدھ اور کیٹو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر 8ویں گھر میں چندر بدھ اور کیٹو ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے وقت سے بہت پہلے موت کی۔ ٹھیک ہے، تو وہ دونوں جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو یہ سب سے گندا کمبینیشن ہے۔ اور 8th ہاؤس از فار لاس، سڈن ڈیتھ۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اپنی جنم کنڈلی نکلوا لیں یا ذائچہ بنوا لیں، مگر یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ علم آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس سے کیا نجات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہر طور اس میں سے صرف ایک سبق پاکستانی خواتینوں اور حضرات کے لیے میں یہ دینا چاہتا ہوں: خوبصورت رہنے کی کوشش کیجئے، جوان رہنے کی کوشش کیجئے، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، مگر جب دوائیاں لیں اینٹی ایجنگ یا کوئی بھی اور دوائی لیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے، اس کے انالیسس کے بعد، اس کی سپرویژن میں۔ 8 سال سے شفالی نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، نہ اسے ملی تھی، خود ہی دوائیاں لیتی چلی جا رہی ہیں۔ تو حضور والا اس سپیڈ پہ تو اگر ایسپرو کی گولی لیں، اس کے تو 8 سال گزر گئے، آپ کے 8 ہفتے نہیں گزریں گے اور آپ کو اتنی مہلک بیماریاں ہو جائیں گی کہ آپ کیا میں آپ کے بارے میں کہوں۔ حضور والا، آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے دراصل ایک حد میں رہنے کی۔ جب لگتا ہے کہ رنگ گورا ہو رہا ہے تو پھر کہتے ہیں ایڈا چٹا ہو جائے کہ چونا شرما جاوے تاڈے رنگ تو۔ حضور والا، کمپلیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو سوچ کے بنایا ہے۔ سیاہ کالے بال تے چونے ورگا رنگ کدی سجدہ نہیں۔ بہر طور بال بھی رنگے جا سکتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ سب لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ کے لیے جو بھی چیزیں اللہ نے چنی ہیں وہ بہتر ہے۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یا وہ نعمتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کوشش ضرور کیجئے، اس کے بارے میں پاگل نہ ہو جائے، اور اس بیوٹی ایپیڈیمک اینڈ سیلفی سنڈروم کا شکار ہو کے موت کو اور بیماری کو گلے مت لگائیے۔ باقی جو بھی وجہ ہے شفالی کی موت کی وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، آپ اسے بھی بچیے۔ مگر آج کے ویلاگ میں میرا مشورہ اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے ویورز کے لیے صرف یہ ہے: ایٹ the end, we really want to pay a tribute to Shefali, who actually led a very active life. She actually entertained us a lot by becoming a part of the 13th season of that famous program that سلمان خان ہوسٹ۔ آپ کو پتا تو ہے، میں یہاں نام لے کر اب یہ نہیں چاہتا کہ ان کی مشہوری کروں۔ اس کے علاوہ وہ ڈانس کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ بہر طور وہ چلی گئی ہیں، ہمیں ان کے جانے کا بہت افسوس ہے، اور ان کے جانے میں جو سبق ہمیں دے گئی ہیں وہ ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور ان پہ کاربند بھی رہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کسی بہتر موضوع کے ساتھ، کسی اچھی خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔